हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल स्टेप अप गवर्नमेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी एसएससी की क्लासेस चली हुई हैं, जिसमें आपको जीएस में पॉलिटी की क्लासेस अवेलेबल हो रही हैं। उसमें हम अपनी 3 क्लासेस कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने प्रीएम्बल पढ़ा था, तो आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो पार्ट 1 अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 1 में आर्टिकल आते हैं आपके 1 to 4। आज हम इन आर्टिकल्स के बारे में और यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसमें सबसे पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 1, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसमें हमारे देश के 2 तरीकों के बारे में बताया है। सबसे पहले इंडिया दैट इज भारत, जिसमें सबसे पहले अपनी कंट्री के नाम के बारे में बताया गया है। एंड दूसरे टाइप में यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स में इसके नेचर के बारे में बताया गया है, इसके पॉलिटिकल स्टेट के बारे में बताया गया है कि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है? ये हमारा जो देश है वो किसी भी स्टेट्स का कोई एग्रीमेंट नहीं है। जैसे कि यूएस में आप देखोगे, यूएस की जितनी भी स्टेट्स हैं वो आपस में एक एग्रीमेंट के जरिए यूनियन ऑफ स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया गया है। तो उस तरीके से हमारे देश में हमारे किसी भी स्टेट्स का कोई एग्रीमेंट नहीं है जिसकी वजह से ये हमारे यूनियन बनाओ। हमारा ना ही एक पूरी तरह से फेडरल है कि मतलब किसी भी, जैसे फेडरेशन में आप रशिया में जाओगे तो वहाँ पे जैसे यूएस में भी एक फेडरेशन होती है कि स्टेट का अपने कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है, स्टेट की सिटीजनशिप अलग होती है। तो हमारे यहाँ पे ऐसा भी नहीं है। तो हमारे यहाँ पे जो हमारे नेचर है इसका वो है कॉजी फेडरल। हमारी कंट्री का जो नेचर है वो है कॉजी फेडरल। कॉजी फेडरल मीन्स इसमें ना तो पूरी तरह यूनियन है ना ही पूरी तरह फेडरेशन है। तो ये था हमारे आर्टिकल 1 में जो बताया गया है कि इंडिया दैट इज भारत। भारत, इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इंडिया को, आप जैसे आप लोगों को पता होगा कई नामों से जाना जाता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 2 ही नामों को लिया गया है। भारत एक ट्रेडिशनल नाम होने की वजह से इसको भारत इसमें बुलाया गया है। दूसरा अभी रिसेंट में जो मॉडर्न नेम है हमारे देश का वो इंडिया, इसकी वजह से इसमें इंडिया लिया गया है। ये था आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 के बाद आता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 आपका कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी जो डेफिनेशन है उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, कि अगर एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, इसमें पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि अपने देश में किसी भी स्टेट को मिला करके या फिर कोई एक नया स्टेट बनाना हो, कोई भी यूनियन टेरिटरी बनानी हो, तो आर्टिकल 2 के जरिए उसमें अपने पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो बना सकती है आर्टिकल 2 में। और इसके ना 2 पावर्स थी। सबसे पहली थी कि कोई भी एडमिशन कर दे, यानी कि किसी भी एक स्टेट को लेके दूसरी स्टेट को लेके उसमें एक मर्ज कर दे, उसमें कोई नई स्टेट बना दे, ऐसे करके इसमें 2 पावर के बारे में बताया गया आर्टिकल 2 में। इसके बाद आता है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में आपको 5 चीजें याद रखनी होंगी। इसमें एक ही ट्रिक होती है, फिदा। आप इसके जरिए इन 5 को याद रख सकते हो। सबसे पहले एफ स्टैंड्स फॉर, आपको कोई भी फॉर्म करनी हो, कोई स्टेट फॉर्म करनी हो, किसी भी यूनियन टेरिटरी को मर्ज करके किसी स्टेट के साथ अगर बनानी हो, किसी स्टेट को स्टेट के साथ अगर मिला के बनानी हो, या फिर कोई नई बनानी हो, तो उसमें ये आता है फॉर्म ऑफ न्यू स्टेट्स
या आपकी जो पुरानी स्टेट्स बननी पड़ी हैं उनको मर्ज करना, मर्ज करके कोई नई स्टेट बनानी हो तो आर्टिकल 3 के जरिए आप उसे बना सकते हो। अब आते हैं आई पे। आई का मतलब है इंक्रीज एरिया ऑफ एनी स्टेट। अगर आपको किसी स्टेट का, जैसे कि आपकी गोवा स्टेट है, अगर उसका कोई एरिया इंक्रीज करना हो तो आप आर्टिकल 3 के जरिए उसके एरिया को इंक्रीज कर सकते हो। तो इसमें आता है इंक्रीज एरिया ऑफ एनी स्टेट। इसके बाद आता है डी स्टैंड्स फॉर डिमिनिश। डिमिनिश मतलब किसी भी स्टेट का कोई भी एरिया आपको कम करना हो, किसी आपको जैसे यूपी का कोई भी एरिया आपको बिहार में सम देना हो तो उसके लिए आपको आर्टिकल 3 के जरिए डिमिनिश करके आप उसे दे सकते हो। आप किसी स्टेट को छोटा कर सकते हो, उसके लिए आपको आर्टिकल 3 की जरूरत पड़ती है। डिमिनिश एनी एरिया ऑफ एनी स्टेट। इसके बाद फर्स्ट ए स्टैंड्स फॉर अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट। आप किसी भी बाउंड्री को, किसी भी स्टेट की बाउंड्री है, अल्टर कर सकते हो, यानी कि उनमें कटौती कर सकते हो। किसी एक स्टेट को अगर कहीं पे पूरा एक हिस्सा ना काटने के बाद आपको देना हो तो आप सिर्फ एक बाउंड्री को आप दोबारा से लाइन कर सकते हो उसमें। तो आप एक बाउंड्री को अल्टर करके भी एक स्टेट को चेंज कर सकते हो, उसकी फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हो। इसके बाद आता है अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। आपको अगर कोई भी स्टेट का नाम चेंज करना हो तो आप उसमें इसका यूज कर सकते हो। आपको किसी भी कंट्री, किसी चीज़ का नाम चेंज करना हो, जैसे यूपी का आपको उत्तर प्रदेश का पहले यूनाइटेड प्रोविंस था, उसको बाद में उत्तर प्रदेश किया गया। ऐसे करके आपको कोई भी नाम चेंज करना हो तो भी आप आर्टिकल 3 के जरिए चेंज कर सकते हो। अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। ये था आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 और 3 में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? आर्टिकल 2 के जरिए आप ना कि अपने कंट्री की टेरिटरी के अंदर, बाकी जैसे कि आपने किसी कॉन्क्वेस्ट करके कोई टेरिटरी ली हो या फिर किसी संधि के जरिए आपको कोई टेरिटरी मिली हो तो आप उसको भी उसके जो फॉर्मेशन वगैरह कर सकते हो। लेकिन आर्टिकल 3 के जरिए केवल आप अपनी इनसाइड द बाउंड्री, अपनी टेरिटरी के अंदर की जितनी भी स्टेट्स हैं उनके अंदर आप अल्टर कर सकते हो, नई फॉर्म कर सकते हो, नाम चेंज कर सकते हो या फिर किसी एरिया को छोटा बड़ा कर सकते हो। आर्टिकल 2 और 3 में मेन डिफरेंस यही आता है। इसके बाद बात करते हैं हम आर्टिकल 3 में आपको कैसे आपकी स्टेट्स का नाम वगैरह चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको 2 कंडीशंस होती हैं। आपको अगर कोई बिल लाना हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन होनी चाहिए कि हमें अगर कोई स्टेट का अगर नाम चेंज करना है, कोई फॉर्मेशन करनी है तो सबसे पहले प्रेसिडेंट से आपको परमिशन लेनी होगी। उसके बाद परमिशन मिलने के बाद प्रेसिडेंट को, अगर आपका बिल आपका लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास हो जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट की ड्यूटी बनती है कि उसे स्टेट लेजिस्लेचर में जिस स्टेट के लिए, पर्टिकुलर स्टेट के लिए वो बिल लाया गया है उसे एक बार रेटिफाई करने के लिए दिया जाए। लेकिन ये जो रिकमेंडेशन होती है लेजिस्लेचर की, ये बाइंडिंग नहीं होती कि आपके प्रेसिडेंट को या फिर पार्लियामेंट को माननी ही हो, कि उन्हें ये ज़बरदस्ती माननी हो कि आपको कि ये करना है, आपको ये चेंज नहीं करना। वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए पूछी जाती हैं। तो ये था आर्टिकल 3 के लिए। अब एक केस हुआ था आपको बेरूबरी एक जगह थी वेस्ट बंगाल में, और 1960 का केस है, जिसमें आपको पता होगा कि 1960 के दौरान जो बांग्लादेश था वो पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो उस दौरान हमारी गवर्नमेंट ने एक वेस्ट बंगाल का छोटा सा हिस्सा बेरूबरी पाकिस्तान को देना चाहा और उनके बदले एक हिस्सा अपनी तरफ लेना चाहा। तो वो देने के लिए जब बात हुई तो सुप्रीम कोर्ट में एक रिट डाली कि क्या एक गवर्नमेंट अपनी किसी भी कंट्री के हिस्से को ऐसे किसी अदर कंट्री को दे सकती है क्या। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सबसे पहले जो 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं,
कि अगर आपको ऐसे कोई भी हिस्सा देना हो, अगर किसी कंट्री का कोई भी पार्ट अगर आपको किसी अदर कंट्री को देना हो, तो आपको अमेंडमेंट के जरिए देना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के जरिए। तो उसके बाद वो हिस्सा देने के लिए नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1960 में, जिसके जरिए बेरुवरी को पाकिस्तान को दिया गया। लेकिन 1969 में दोबारा से जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को रेटिफाई किया, तो उन्होंने दोबारा अपना रूल दिया कि नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर कोई भी किसी भी अपने देश का कोई भी छोटा सा पार्ट किसी कंट्री को देना पड़े या फिर किसी कंट्री से लेना पड़े तो आपको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़े, नहीं, आप उसे एक ऑर्डिनरी बिल के जरिए पास कर सकते हो और उन्हें दे सकते हो। तो ये था कि अगर कोई भी कंट्री अगर किसी को देना चाहे तो कैसे दे सकती है, उसकी रिगार्डिंग। अब बात करते हैं आर्टिकल 4, जो हमारे पार्ट 1 का लास्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि जो भी आर्टिकल 2 और 3 में है, आर्टिकल 2 और 3 में है, अगर उसके जरिए आपको कोई भी स्टेट का कोई फॉर्मेशन वगैरह करनी हो तो उसका कोई जरूरी नहीं कि आपको आर्टिकल 368 के जरिए यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ही करना पड़े, आप उसे ऑर्डिनरी बिल के जरिए ही कर सकते हो और या फिर सिंपल मेजॉरिटी के जरिए उन्हें आप क्लियर करा सकते हो, बिल को एक्ट बना सकते हो, आप कोई भी नाम वगैरह चेंज कर सकते हो, वो भी एक सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के जरिए। तो ये थे हमारे कुछ आर्टिकल्स जो पार्ट 1 में आते थे, 1, 2 और 3। अब इसके बाद बात करते हैं कि हमारी कंट्री में स्टेट्स बने कैसे थे, पहले कितने स्टेट्स थे, उसके बाद क्या हुआ था। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमारे इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद जब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तब उस टाइम पे हमारा देश 3 भागों में बटा पड़ा था, प्रिंसली स्टेट्स, ब्रिटिश स्टेट्स और कमिश्नर ऑफ स्टेट्स में। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने कह दिया था कि प्रिंसली स्टेट्स से कि आप अगर इंडिया के साथ जाना चाहो तो इंडिया के साथ रहो, अगर पाकिस्तान के साथ जाना है तो पाकिस्तान के साथ रहो। लेकिन कुछ स्टेट्स थी, कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, तो उन्हें ये भी मौका था कि आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। तो उस टाइम पे 552 प्रिंसली स्टेट्स थी, जिनमें से 549 ने इंडिया को ज्वाइन किया था। इसके बाद बची थी जो तीन कौन कौन सी थी, हैदराबाद, कश्मीर और एक और थी जूनागढ़। आप लोगों को पता होगा कि हैदराबाद को वल्लभ भाई पटेल ने एक पुलिस एक्शन के जरिए अपने देश में, इंडिया में मिलाया था। इसे अपने देश में मिलाने के लिए पुलिस एक्शन करना पड़ा था, जूनागढ़ में रेफरेंडम करना पड़ा था, और कश्मीर आपको पता होगा एसेसिनेशन के जरिए हमारे इंडिया में आया था। तो ये तीन स्टेट्स थे जिन्हें हमारे देश में लास्ट में शामिल किया गया। इसके बाद फिर स्टेट्स, हमारी जो स्टेट्स बनी थी, उनको पहले ये नहीं था कि हमारी ये स्टेट्स है या फिर कोई यूनियन टेरिटरीज है, नहीं, पहले ये 4 भागों में डिवाइड थे, पार्ट ए, बी, सी और डी। जो डी था वो सिर्फ और सिर्फ आपका अंडमान एंड निकोबार को रखता था। पार्ट डी में सिर्फ अंडमान और निकोबार थे। पार्ट ए में आते थे आपके प्रिंसली प्रोविंसेस जो ब्रिटिश इंडिया के दौरान थे, वो थी 9 प्रोविंस थी जो पार्ट ए के अंदर आती थी आपकी। पार्ट बी के अंदर आपके आते थे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, और पार्ट सी के अंदर आते थे आपके सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड। ये थी 10 स्टेट्स कह सकते हो आप उस टाइम पे सेंट्रली, यानी कि जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, इन्हें एडमिनिस्टर करती थी।
तो उस टाइम पे ये थे हमारे 4 भागों में डिवाइड। तो कुछ टाइम बाद 1950 के आसपास हमारे देश में एक आंदोलन चला कि साउथ इंडिया, पर्टिकुलरली साउथ इंडिया में, कि लिंग्विस्टिक बेस पे हमारी स्टेट्स होनी चाहिए। तो उसके उसके चलते चलते वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दंगे भी हुए, जिसकी वजह से 1948 में सबसे पहले एक कमेटी बनाई थी कि ये दंगे शुरू कैसे हुए थे। 1948 में एक कमेटी बनाई थी धर कमीशन के नाम से। धर कमीशन 1948 में ये कमेटी बनाई थी कि आप जाइए और रेटिफाई कीजिए कि हमारे देश में लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट्स बन सकती हैं या नहीं। तो धर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी गवर्नमेंट को। उस टाइम पे इंटरिम गवर्नमेंट चल रही थी, तो वहाँ पे उन्होंने इसको सबमिट किया। इसके बाद इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि आप रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स कर सकते हो लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होंगे उनको, उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के जरिए आप उनको अलग अलग कर सकते हो, बना सकते हो स्टेट्स, लेकिन लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं। ये हमारे अखंडता को, हमारे यूनिटी को तोड़ेगा अगर आप लिंग्विस्टिक बेस पे बनाओगे। आज अब मद्रासी कह रहे हैं कि हमारा एक नए स्टेट बनाए, कल मलयालम वाले कहेंगे, तो इस हिसाब से अलग अलग लैंग्वेज का अलग अलग बन जाएगा, तो ये हमारे एक हिसाब से यूनिटी को तोड़ेगा। तो धर कमीशन ने इस टाइम पे ये मना कर दिया था, लेकिन जैसे इनकी रिकमेंडेशन आई तो दंगे और बढ़ने लगे। तो उसके बाद कांग्रेस ने एक जेवीपी कमेटी और बनाई, इसके जस्ट बाद ही दिसंबर 1948 में ही जेवीपी, इसमें खुद जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, और पत्तवी सीतारमैया, ये 3 मेंबर थे उस कमेटी के। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की अप्रैल 1949 में। अप्रैल 1949 में इन्होंने अपनी ये जो सबमिट थी, इन्होंने अपनी सबमिट की, और इन्होंने बिल्कुल रेस्ट्रिक्टली, इन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हमारे देश में कोई भी लिंग्विस्टिक बेस पे कोई भी स्टेट नहीं बनेगी। तो इस कमेटी का सीधा सा यही था कि नहीं, हम बिल्कुल नहीं बनने देंगे, अपने देश को, यूनिटी को नहीं टूटने देंगे। लेकिन इनकी ये जो रिकमेंडेशन आई थी, उसके बाद दंगे इतने ज़्यादा बढ़ गए कि 1953 में इतने ज़्यादा दंगे होने की वजह से आंध्र प्रदेश को लिंग्विस्टिक बेस पे बनाया गया। सबसे पहला स्टेट था जो लिंग्विस्टिक बेस पे हमारे देश में बना, वो था आंध्र प्रदेश। कब? 1953 में। अब एक स्टेट बनने के बाद साउथ में और भी ज़्यादा दंगे बढ़ने लगे कि अब वो कहने लगे कि अब मलयालम वालों को अलग से चाहिए था, कर्नाटक वालों को अलग से अपनी स्टेट चाहिए थी, तो वहाँ पे दंगे और बढ़ने लगे। इसे देखने के बाद एक लास्ट कमेटी आई थी जिसका नाम था फजल अली कमेटी। फजल अली कमेटी 1953 दिसंबर में इसे बनाया गया। इसके जो चेयरमैन थे वो फजल अली थे, बाकी 2 इसके जो मेंबर थे के एम पन्नीकर और HN खुंजरू, ये बाकी के 2 इसके मेंबर थे। फजल अली इसके चेयरमैन थे। इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी वो सबमिट कराई थी सितंबर 1955 में। इन्होंने काफ़ी टाइम लिया, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने डिटेल में रिसर्च करी। उसके बाद इन्हें पता चला, इन्होंने कहा कि हाँ, आप लिंग्विस्टिक बेस पे आप स्टेट्स बना सकते हो, लेकिन 1 लैंग्वेज 1 स्टेट का फॉर्मूला नहीं होना चाहिए।
अगर आप दंगे हो रहे हैं कि आपको लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट चाहिए, आपको आगे वो कहने लगे कि हमें एक ही भाषा की एक स्टेट चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। आप 2-3 भाषाओं को मिलाकर आप एक स्टेट बना सकते हो। आप तेलुगु तमिल को मिला के एक स्टेट बना सकते हो। तो इन्होंने एक रिकमेंडेशन ये दिया कि आप बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट का फॉर्मूला नहीं होना चाहिए उसमें। तो इन्होंने इनकी रिकमेंडेशन में थी कि इन्होंने बताया कि आप 16 स्टेट्स बना दो। आप 16 स्टेट्स बना दो और इसमें बना दो 4 यूटीज बना दो इसमें। इन्होंने कहा कि अभी ये पार्ट ए बी सी डी को आप एबोलिश करो, इसको हटा के आपको स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बनानी चाहिए। तो उनकी रिकमेंडेशन के जरिए आगे चलकर 1956 में एक अमेंडमेंट एक्ट किया गया जिसको नाम दिया गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। इसके जरिए हमारे देश में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। पार्ट ए बी सी और डी को एबोलिश किया गया। जब हमारे 1956 में सबसे पहले कितनी स्टेट्स थी? 14, यानी कि 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। इसके बाद जैसे जैसे आगे आगे चलते गए तो नई नई स्टेट्स फॉर्मेशन होती गई। तो सबसे पहले हमारे देश में थी 14। इसके बाद अभी हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं और 8 है यूनियन टेरिटरीज। तो हम जानते हैं कि कौन सी स्टेट को कब बनाया गया और यूनियन टेरिटरीज को कब बनाया गया। तो जो 14 के बाद 15 जो स्टेट थी, 15वीं जो स्टेट थी वो थी गुजरात। गुजरात को महाराष्ट्र से अलग, उस टाइम पे जो बॉम्बे था, बाद में उसका नाम चेंज करके महाराष्ट्र किया गया, तो उसे बॉम्बे से अलग करके गुजरात बनाया गया। गुजराती बोलने वाले लोगों के लिए एक गुजरात स्टेट बनाई गई। ये कब बनाई गई? 1960 में बनाई गई। ये जो 15वीं स्टेट थी ये 1960 में बनाई गई। तो कौन सी 15वीं स्टेट कौन सी थी? गुजरात। इसके बाद जो 16th स्टेट थी वो थी नागालैंड, उसे 1963 में बनाया गया। नागालैंड 1963 में बनाया गया। 17th स्टेट थी वो थी आपकी हरियाणा। 1966 में हरियाणा स्टेट बनाया गया, 17वीं स्टेट। इसे पंजाब से हटाकर हरियाणा अलग से बनाया गया था 1966 में। इसके बाद आता है फिर 18th स्टेट हिमाचल प्रदेश। 1971 में हिमाचल प्रदेश को बनाया गया। 19th स्टेट होती है आपको इसमें, इसके बाद हिमाचल प्रदेश के बाद में 3 स्टेट्स एक साथ बनाई गई 1972 में। सबसे पहले मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। इसके सीक्वेंस में याद रखना, उस पहले थी मणिपुर, फिर थी त्रिपुरा, फिर थी मेघालय। 1921 ये तीनों स्टेट्स 1973 में बनाई गई। 1921 ये याद रखना, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय एक साथ, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि आगे पीछे हो जाए। इसके बाद 1975 में 22nd स्टेट थी वो थी सिक्किम। 1975 में ये एक ऐसी स्टेट थी जो हमारे देश के बाहर, हमारे देश पर जिन्होंने राज किया था, ये लास्ट स्टेट थी जो सबसे लास्ट में पुर्तगीज के हाथों से हमारे देश में सम्मिलित हुई थी। इसमें रेफरेंडम के जरिए हमारे देश में लाया गया। इसके बाद इसे स्टेट का दर्जा दिया गया। 1975 में ये आई। इसके बाद 23rd थी
जो आपकी वो स्टेट थी मिजोरम, मिजोरम, और 24 थी अरुणाचल प्रदेश। इन दोनों को 1987 में फॉर्म किया गया। ये आपकी 24 स्टेट्स हो गई। इसके बाद आती है 25, 26, बाकी की जो स्टेट्स बची हैं उनको और देख लेते हैं एक बार। 25th जो स्टेट थी आपकी वो थी गोवा। 25th में आप गोवा को बनाया गया। इसके बाद 26, 7 एंड 8 आती है जो एक साथ फॉर्म हुई थी। ट्वेंटी सिक्स, 7, 8 जो थी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। इन दो स्टेट्स को, उत्तराखंड को यूपी से उत्तर प्रदेश से तोड़कर बनाया गया, झारखंड को बिहार से तोड़कर बनाया गया। क्योंकि उत्तराखंड को बनाने का रीज़न था कि वहाँ पे जो भी नई नई तरक्की होती थी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी। आपको वो सारी सारी वेस्टर्न यूपी या फिर ईस्टर्न यूपी तो ऊपर तक नहीं पहुँच पाती थी, पहाड़ी एरिया तक। तो उसकी वजह से यहाँ पे उत्तराखंड को अलग से बनाया गया। ये सारी स्टेट्स आपकी बनाई गई 2000 में। ये तीनों स्टेट थी 2000 में। एक लास्ट स्टेट बनी थी 29th, जो अभी रिसेंट की स्टेट है वो है तेलंगाना। 2014 में इसे बनाया गया। इसे आंध्र प्रदेश में से तोड़कर बनाया गया। इनका अभी तक कुछ टाइम पहले तक का जो हाई कोर्ट थे वो सारे सेम थे, उनकी कैपिटल थी वो सेम थी। लेकिन 10 साल के बाद 2024 में आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती हो जाएगी, हैदराबाद से हटाकर, जो कि अभी कॉमन है उनकी हैदराबाद जो स्टेट है। तो ये थी हमारी स्टेट्स की फॉर्मेशन और उनकी ईयर। इसके बाद बात करते हैं हम यूनियन टेरिटरीज के लिए। यूनियन टेरिटरीज, जो यूनियन टेरिटरीज थी हमारी जो फॉर्मेशन के टाइम पे थी, उसके बाद जो सबसे पहली बनाई गई थी वो थी दादर नगर हवेली। और इसके बाद थी दमन एंड दीव। बट 2020 में इन्हें मर्ज करके सिर्फ एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और इसके बीच में एंड लगा करके इन्हें ऐड कर दिया गया। तो अभी रिसेंट में हमारे देश में 2020 से पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख से भी पहले 7 थी। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनने के बाद 9 हो गई। लेकिन 2020 में इन्हें मर्ज करने के बाद जो यूनियन टेरिटरीज थी वो अभी 8 हैं हमारे देश में। तो ये इन्हें बनाया गया था 10th एंड 12th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। इन दोनों यूनियन टेरिटरीज को 10th एंड 12th अमेंडमेंट एक्ट के जरिए बनाया गया। इसके बाद आपकी आती है पुडुचेरी। पुडुचेरी को 14th अमेंडमेंट एक्ट के जरिए बनाया गया। इसके बाद आती है आपकी, तो पुडुचेरी के बाद थी हमारी चंडीगढ़। चंडीगढ़ को 1966 में जब हरियाणा बना था उसी के टाइम पे चंडीगढ़ को बनाया गया था। चंडीगढ़ को क्यों एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया? क्योंकि ये एक बफर स्टेट बन चुकी थी दोनों की सेम कैपिटल होने की वजह से, पंजाब और हरियाणा की वजह से। तो उसकी वजह से इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। तो ये इसके बाद अभी आपकी रिसेंट में 2019 में बनी है आपकी जम्मू एंड लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर को जो अभी तक स्टेट थी उसे आर्टिकल 370 हटा के 35A हटाने के बाद, एबोलिश करने के बाद इनको 2 यूनियन टेरिटरीज में बना दिया गया। तो 2 कौन कौन सी थी? पहली थी जम्मू, उसके बाद बना दिया गया लद्दाख। तो ये था हमारा पार्ट 1 की क्लासेस, जिसमें आपको यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज पढ़ाई गई हैं। आपको शेड्यूल्स की अलग से एक वीडियो मिलेगी। आपको शेड्यूल 1 में
जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं हमारी, जितनी भी स्टेट्स हैं वो सारी दी गई हैं। तो अलग से एक वीडियो होगी जिसमें आपको सारे 12 के 12 शेड्यूल्स भी समझाए जाएंगे। तो ये थी अभी तक की हमारी आज की वीडियो। तो अभी मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट क्लास में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।